ओसामा बिन लादेन, ये नाम सुनते ही दुनिया भर में डर का माहौल बन जाता था। वो अलकायदा का संस्थापक था। सबसे खतरनाक था अमेरिका में 9/11। बिन लादेन दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी बन गया। उसे दुनिया भर में आतंकवाद का चेहरा माना जाने लगा। ओसामा बिन लादेन की तलाश लंबी और मुश्किल थी। ये करीब 1 दशक तक चली। अमेरिका ने अपने सारे संसाधन झोंक दिए। उन्होंने दुनिया भर के अपने साथियों के साथ काम किया, लेकिन बिन लादेन हाथ नहीं आया। ऐसा माना जाता था कि वो पहाड़ों में छिपा है। बहुत लोगों का मानना था कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। CIA के विश्लेषकों ने एक कुरियर की पहचान की। उन्होंने कुरियर को एबटाबाद, पाकिस्तान के एक परिसर तक ट्रैक किया। इसकी ऊंची दीवारें और ज्यादा सुरक्षा थी। इससे शक हुआ। उन्हें शक होने लगा कि ये बिन लादेन हो सकता है। एक बार जब CIA को संभावित लोकेशन मिल गई, तो प्लानिंग शुरू हो गई। ये ऑपरेशन पूरी तरह से गुप्त था। मार्च 2011 में राष्ट्रपति ओबामा को जानकारी दी गई। उन्होंने सेना को रेड की योजना बनाने का आदेश दिया। आखिरकार एक छोटी टीम द्वारा रेड करने का फैसला लिया गया। ये रेड नेवी सील्स द्वारा की जानी थी। वे खास हेलीकॉप्टरों से पहुंचेंगे। ये हेलीकॉप्टर रडार से बचने के लिए डिजाइन किए गए थे। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर में कई अहम लोग शामिल थे। सबसे ऊपर थे राष्ट्रपति बराक ओबामा। रेड को मंजूरी देने का आखिरी फैसला उन्होंने लिया था। उनकी भूमिका बहुत अहम थी। उन्हें जोखिमों और संभावित नतीजों पर विचार करना था। ओबामा का फैसला साहसिक और जोखिम भरा था। उपराष्ट्रपति जो बिडेन भी इसमें शामिल थे। वे रेड से पहले हुई चर्चाओं का हिस्सा थे। विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने कूटनीतिक दृष्टिकोण से सुझाव दिए। रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स ने सैन्य दृष्टिकोण से सलाह दी। इन नेताओं ने मिलकर फैसला लेने वाले मुख्य समूह का गठन किया। खुफिया जानकारी के मामले में CIA निदेशक लियोन पैनेटा की अहम भूमिका थी। उन्होंने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम देखा। पैनेटा ने राष्ट्रपति को लगातार अपडेट किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टॉम डोनिलॉन ने पूरे काम का तालमेल बिठाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सरकार के सभी विभाग मिलकर काम करें। सेना का नेतृत्व एडमिरल विलियम मैकरवेन ने किया। उन्होंने जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड की कमान संभाली। मैकरवेन ने रेड की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। उन्होंने उन सीलों के साथ मिलकर काम किया जो इस मिशन को अंजाम देंगे। ये लोग गुमनाम रहे। इन्हें सबसे ज्यादा खतरा था। 1 मई 2011 की रात वॉशिंगटन में तनावपूर्ण थी। प्रमुख अधिकारी व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में जमा हुए थे। वे रेड की खबर का इंतजार कर रहे थे। ऑपरेशन देर शाम शुरू हुआ, पाकिस्तानी समय के हिसाब से। सील टीम को लेकर 2 हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान से रवाना हुए। एबटाबाद के लिए उड़ान जोखिम भरी थी। हेलीकॉप्टर पकड़े जाने से बचने के लिए नीचे उड़ान भर रहे थे। वे बिना इजाजत के पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए। यह पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन था। अगर पकड़े जाते तो यह एक अंतरराष्ट्रीय विवाद बन सकता था। सिचुएशन रूम में तनाव चरम पर था। जैसे ही हेलीकॉप्टर परिसर के करीब पहुंचे, समस्याएं शुरू हो गईं। एक हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई। उसे परिसर में ही मुश्किल से उतरना पड़ा। यह योजना का हिस्सा नहीं था। यह परिसर के निवासियों को सतर्क कर सकता था। सीलों को जल्दी से अपने हिसाब से काम करना पड़ा। इस मुश्किल के बावजूद टीम ने मिशन को जारी रखा। वे तेजी से परिसर में दाखिल हुए। निवासी अचानक हुए हमले से हैरान रह गए। सील व्यवस्थित तरीके से इमारत में आगे भी और अच्छा रहे थे। वे अपने मुख्य लक्ष्य ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहे थे। परिसर के अंदर सीलों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उनकी थोड़ी बहुत गोलीबारी हुई। टीम तेजी से एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही थी। उन्हें ऐसी स्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग दी गई थी। उनका लक्ष्य था कम से कम नुकसान के साथ बिन लादेन को ढूंढना। तीसरी मंजिल पर उनका सामना अपने लक्ष्य से हुआ। बिन लादेन अपनी एक पत्नी के साथ था। खबरों के मुताबिक उसने हथियार उठाने की कोशिश की। सीलों ने कोई जोखिम नहीं लिया। उन्होंने गोलियां चलाईं जो बिन लादेन के सिर और छाती पर लगीं। दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी मर चुका था। टीम ने जल्दी से खुफिया सामग्री इकट्ठा की। उन्होंने कंप्यूटर, दस्तावेज और हार्ड ड्राइव अपने कब्जे में ले लिए। इनसे अल-कायदा के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती थी। उन्होंने बिन लादेन के शरीर की तस्वीरें भी लीं। इनका इस्तेमाल पहचान के लिए किया जाएगा। समय कम था। टीम को पाकिस्तानी अधिकारियों के पहुंचने से पहले वहां से निकलना था। उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया ताकि उसकी तकनीक सुरक्षित रहे।
उन्होंने बिन लादेन के शरीर को बचे हुए हेलीकॉप्टर में लादा। पूरी रेड लगभग 40 मिनट तक चली। टीम जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से चली गई। जैसे ही टीम अफगानिस्तान वापस गई, तनाव बना रहा। वॉशिंगटन में अधिकारी पुष्टि का इंतजार कर रहे थे। सीलो ने सफलता की सूचना दी थी, लेकिन पक्के तौर पर पुष्टि की जरूरत थी। डीएनए टेस्ट से आखिरी सबूत मिल जाएगा, लेकिन शुरुआती पहचान सकारात्मक थी। राष्ट्रपति ओबामा को खबर मिली, गेरोनिमो EKIA। इस कोड का मतलब था कि बिन लादेन मारा गया। सिचुएशन रूम में राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। वर्षों का प्रयास आखिरकार रंग लाया था, लेकिन जब तक टीम पाकिस्तान से सुरक्षित बाहर नहीं निकल जाती, तब तक मिशन खत्म नहीं हुआ था। टीम के सुरक्षित होने के बाद घोषणा की तैयारी शुरू हो गई। राष्ट्रपति ओबामा राष्ट्र को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पर खबरें लीक होने लगीं। लोग अनुमान लगाने लगे कि क्या हुआ है। व्हाइट हाउस कहानी को अपने हिसाब से बताना चाहता था। देर रात ओबामा टीवी पर दिखाई दिए। उन्होंने घोषणा की कि बिन लादेन मारा गया है। राष्ट्रपति ने टीम की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने 9/11 के पीड़ितों को भी याद किया। इस घोषणा के बाद पूरे अमेरिका में जश्न का माहौल था। 1 दशक तक चली तलाश खत्म हो गई थी। बिन लादेन की मौत की खबर तेजी से फैल गई। अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने व्हाइट हाउस के सामने और न्यूयॉर्क के ग्राउंड जीरो पर जश्न मनाया। लोगों को न्याय और संतुष्टि का एहसास हुआ। बहुतों को लगा कि यह आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं। अधिकांश पश्चिमी नेताओं ने इस ऑपरेशन की सराहना की। उन्होंने इसे अल कायदा के लिए एक बड़ा झटका माना, लेकिन कुछ ने रेड की वैधता पर सवाल उठाए। बिना अनुमति के पाकिस्तान में प्रवेश करना विवादास्पद था। इस बात पर भी बहस हुई कि क्या बिन लादेन को जिंदा पकड़ा जाना चाहिए था। मुस्लिम दुनिया में प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। कुछ सरकारों ने इस खबर का स्वागत किया। वे भी अल कायदा की करतूतों का शिकार हुए थे, लेकिन कुछ ने अमेरिका के इस ऑपरेशन की आलोचना की। उन्होंने इसे पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन माना। ऐसी चिंताएं थीं कि इससे अमेरिका विरोधी भावनाएं बढ़ेंगी। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया मिश्रित थी। उन्हें इस बात की शर्मिंदगी थी कि बिन लादेन उनकी धरती पर पाया गया। यह सवाल उठा कि क्या पाकिस्तानी अधिकारियों को उसकी मौजूदगी के बारे में पता था। सरकार ने ऐसी किसी भी जानकारी से इनकार किया, लेकिन इस घटना ने अमेरिका पाकिस्तान संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। बिन लादेन के शव को लेकर अमेरिका के सामने एक दुविधा थी। वे नहीं चाहते थे कि उसकी कब्र तीर्थ स्थल बन जाए। उन्हें इस्लामी परंपराओं का भी सम्मान करना था। फैसला किया गया कि उसे समुद्र में दफनाया जाएगा। इस्लामी रिवाज के मुताबिक उसकी मौत के 24 घंटे के अंदर ऐसा किया गया। दफन USS कार्ल विंसन पर किया गया। यह इस्लामी रीति रिवाजों के साथ किया गया। इसे देखने वालों का एक छोटा सा समूह ही मौजूद था। सटीक लोकेशन को गुप्त रखा गया था। इस तरीके से बिन लादेन के किसी भी स्मारक को बनने से रोकने का लक्ष्य था। अमेरिकी सरकार को बिन लादेन की मौत साबित करनी थी। उनके पास DNA सबूत और तस्वीरें थीं, लेकिन उन्होंने भयानक तस्वीरें जारी नहीं करने का फैसला किया। उन्हें डर था कि इससे तनाव और बिया आच सकता है। इसके बजाय उन्होंने रेड के बारे में जानकारी जारी की। उन्होंने पहचान की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी साझा की। इसके बावजूद साजिश के सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों को संदेह था कि क्या वाकई बिन लादेन मारा गया है। सार्वजनिक सबूतों की कमी ने इन अफवाहों को हवा दी। अमेरिकी सरकार अपने बयान पर कायम रही। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिन लादेन वाकई रेड में मारा गया था। बिन लादेन की मौत अल कायदा के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। वह उनका नेता और प्रतीक था। उसके बिना समूह को एकता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बहुत से विशेषज्ञों ने इसे अल कायदा के पतन की शुरुआत के रूप में देखा, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि आतंकवाद का खतरा अभी टला नहीं है। बाद के वर्षों में अल कायदा बदल गया। यह ज्यादा विकेंद्रीकृत हो गया। क्षेत्रीय समूहों को ज्यादा स्वतंत्रता मिली। नए नेता उभरे, लेकिन किसी का भी रुतबा बिन लादेन जैसा नहीं था। वैश्विक जिहाद में समूह का प्रभाव कम हो गया। हालांकि दूसरे आतंकवादी समूहों ने इस कमी को पूरा किया। आईसिस मध्य पूर्व में प्रमुखता से उभरा। उन्होंने नए हथकंडे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। वैश्विक आतंकवाद का स्वरूप बदल गया। इससे लड़ना ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो गया। बिन लादेन की मौत ने आतंकवाद को खत्म नहीं किया, लेकिन यह आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में एक प्रतीकात्मक जीत थी।
इसने दिखाया कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी भी पकड़े जा सकते हैं। सफल रेड ने अमेरिकी मनोबल को बढ़ाया। इसने अमेरिकी विशेष बलों की क्षमताओं को भी प्रदर्शित किया। इस ऑपरेशन की विरासत आज भी आतंकवाद विरोधी प्रयासों को प्रभावित करती है।